जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे अपना जियोग्राफी का टॉपिक और जियोग्राफी में हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले हम जानेंगे कि यूनिवर्स ब्रह्मांड क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मीन्स की ओरिजिन ऑफ द अर्थ देखेंगे। उसी के साथ देखते ही आगे बढ़ेंगे हम और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखेंगे तो पूरी हम जियोमॉर्फोलॉजी उसी समय कंप्लीट करेंगे। फिर जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करने के बाद में हम क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज जाएंगे, जिससे कि हम किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी करें तो हमें जियोग्राफी प्रॉपरली आता हो और किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को हम करने में सक्षम हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स माने हिंदी में बोले तो ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि आज तक तो हम सिर्फ रात के समय में सो के और ऊपर चंदा मामा को और सितारों को देखते हैं और हमें लगता है कि ब्रह्मांड वही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वही है कि व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स है क्या। ठीक है, तो यूनिवर्स के बारे में जब आप जानते हो तो यूनिवर्स कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। कैसे कुछ नहीं है सब कुछ का मतलब कि जो भी चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो भी आपको दिखता है, चाहे वो ग्रह दिखते हो, प्लेनेट दिखते हो, या फिर हमें सन दिखता हो, हमें मून दिखता हो, या फिर स्टार्स दिखते हो, या ऐसी भी चीजें जो हमें नहीं दिखती है, वो हर एक चीज यूनिवर्स होता है और वो यूनिवर्स के अंदर समाहित है। अक्सर आपने कभी न्यूज़पेपर में एक सरसरी निगाह से देखा होगा कि डार्क मैटर्स की बात करी जाती है या डार्क एनर्जी की। तो डार्क मैटर्स कुछ नहीं होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, मतलब बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल, वो इतना ज्यादा हाई होता है कि वहां से वो लाइट को भी इमिट नहीं होने देता है, मतलब कि लाइट को भी जो है परिवर्तित नहीं होने देता है जिसके वजह से हम अपने आंख में देख नहीं पाते हैं वो, क्योंकि जब तक हम विजुअली देख नहीं पाएंगे चीजों को तो हमें कोई भी चीज दिखता नहीं है। तो बिना रिफ्लेक्शन के कोई भी चीज नहीं दिखता है। तो ये क्या होता है कि डार्क जो मैटर्स होते हैं वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वैसा एरिया होता है जहां पे क्या है कि इतना ज्यादा हाई ग्रेविटेशनल पुल होता है कि वहां हर एक चीज अंधेरा ही दिखता है। ठीक है, तो उसको डार्क मैटर्स कहते हैं। तो जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्स क्या है, टोटैलिटी है। ठीक है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। यूनिवर्स क्या है हमारे पास में, टोटैलिटी है। ठीक, संपूर्णता है। टोटैलिटी का मतलब क्या है, संपूर्णता। किस चीज की संपूर्णता, तो इसके अंदर जो है जितने भी फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज है हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब कि इसमें क्या क्या होगा, किस किस चीज का ये जो टोटैलिटी है, तो मैटर्स का। अब मैटर्स के बारे में जब आप पढ़ोगे, और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो है छोटी क्लासों में ये पढ़ के आया होगा कि सर मैटर पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अभी 5 प्रकार के पदार्थ आप पढ़ोगे तो उसमें है कि सर एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा आता है, और एक आइंस्टीन बोस करके जो है वो मैटर की खोज हुई है। तो ऐसे 5 तरीके के जो है वो टोटल मैटर होते हैं। तो ये जितने भी मैटर हैं वो सारे मैटर, चाहे पृथ्वी पे हो, पृथ्वी के बाहर हो, यूनिवर्स में कहीं भी घूम रहे हो, वो हर एक चीज जो है वो यूनिवर्स के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था कि डार्क मैटर्स क्या होता है। तो डार्क मैटर्स में मैंने सिर्फ एक एनर्जी आपको बताया है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जो है इस तरीके से अनेक एनर्जी जो है अलग अलग प्रकार की वो विद्यमान है हमारे कहा ब्रह्मांड में। ठीक है, तो उनका भी पूरा संकलन, मतलब कि कंपाइलेशन, वो सारी एनर्जी को अगर हम मिला दे तो वो स्पेस। स्पेस आपको पता है अनंत, जो भी हमारे आंख के ऊपर हम देख पा रहे हो और जो नहीं देख पा रहे हो वो सारी चीजें, तो वो स्पेस। एंड टाइम, आपको पता होगा टाइम मैं क्यों कह रहा हूं, टाइम इसलिए कि जब हम ब्रह्मांड में दूरी नापते हैं ना तो उसका इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये टाइम होता है। हम टाइम के बिहाफ पे जो है दूरियां नापते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जब चारों चीजों को जब आप मिलाते हैं तो जाकर के कहीं यूनिवर्स मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद आपको जान के काफी हैरानी होगा कि इन सबको मिलाने के बावजूद भी जो
ये तो सिर्फ देखा हुआ है, जो कि हमने अभी तक एक्सप्लोर किया है, जो नासा एक्सप्लोर किया है, इसरो किया है, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, रशियन स्पेस एजेंसी हो गई, जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई। तो ये हमने अभी तक ढूंढा है, तो हमें पता चला कि ये 4 चीजें। बट अभी ऐसा हम अजम करते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं क्या, कि ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं हम पूरा सिर्फ 5% ही है ये यूनिवर्स का, जो अभी तक हमने एक्सप्लोर कर रखा है। बाकी ऐसी भी चीजें जिसको हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि डार्क मैटर्स या फिर डार्क एनर्जी, ठीक है। तो वैसा ब्रह्मांड का वैसा एरिया जहां पे आज तक हम कभी गए ही नहीं, आज तक हमने कभी उसको देखा ही नहीं, तो वैसी चीजें 95% है। और आपको जान के हैरानी होगा कि ये अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे, तो एक तो डायरेक्ट विजिबल है, जो मैंने बता दिया आपको 5 तरीके का जो है मैटर्स और बाकी सारी चीजें। जो नहीं इनविजिबल है वो क्या है, वो है एस्टिमेटेड कि 95% है डार्क मैटर्स एंड डार्क एनर्जी, ठीक है। आई होप कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्लाइड जो है हमारे पास में, कि अब हमें पता कैसे चला कि सर ये यूनिवर्स बना है, या यूनिवर्स के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिली हमें। तो इसके बारे में जानकारी जो है लगभग 1927 में, ठीक है, 1927 में। इससे पहले भी बहुत सी हाइपोथेसिस चल रही थी, अलग अलग तरीके की धारणाएं दी जा रही थी। आपने एक नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में सुना होगा, इमैनुअल कांट ने बताया था, बोला था कि पूरा जो यूनिवर्स है वो कुछ नहीं है, तो धूल और गैस का जो है मिश्रण है। जैसे जैसे धूल और गैस इकट्ठा होते गए, मतलब एक्यूमुलेट होते गए, धीरे धीरे वो ठोस अवस्था में बनते गए, और उसी तरीके से जो है सूरज का, चंद्रमा का, जितने भी स्टार हैं हमारे पास में, इन सब का निर्माण हुआ। इनफैक्ट कि हमारी धरती भी इसी तरीके से बनी। बट ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट जो सिचुएशन था कि आखिर ब्रह्मांड बना कैसे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गैस इकट्ठा होकर के बन गए होंगे। तो उसको दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, और उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जो कि अभी तक में सबसे लॉजिकल और सबसे जस्टिफाइड थ्योरी लगता है, ठीक है। इसको दिया था किसने, तो इसको दिया है जॉर्ज लिमैत्रे ने, ठीक है। तो जॉर्ज लिमेत्रे ने जो है इस थ्योरी को दिया है, और इस थ्योरी के बारे में हम समझते हैं कि है क्या आखिर ये थ्योरी। तो देखिए बेसिकली ये है कुछ नहीं, इस थ्योरी के सपोर्ट में जो बोला गया था वो क्या है कि एडविन हबल जो है 1929 में इस थ्योरी के सपोर्ट में बातें कह चुके हैं। क्या था ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कि एडविन हबल ने बोला था, पहले मैं ये थ्योरी आपको बता देता हूं, फिर एडविन हबल का जो कंसेप्ट था वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कहना क्या था कि पहले ना एक टाइम ऐसा होगा जबकि पूरा ब्रह्मांड, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि डार्क मैटर, तो क्या है कि एक पूरा ब्रह्मांड जो है डार्क एनर्जी के साथ मिलके डार्क मैटर बनाए हुए था, एक जगह पे बिल्कुल कंसोलिडेटेड था, मतलब एक जगह पे एकीकृत था, बिल्कुल एक मान के चलो आपकी इस तरह बॉल की तरह एकदम, कि जितनी भी सारी मटेरियल्स हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि मैटर्स हो गया, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहीं पे कंसोलिडेटेड थी, ठीक है। अब जब यहाँ पे कंसोलिडेटेड था, तो आप कभी खुद से प्रैक्टिकल करके भी देखोगे कि जब आप चीजों को ना बिल्कुल कंप्रेस करते हो, अपने हाथ को, मुट्ठी को भी अगर आप बांधते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको फील आता है कि कोई अंदर की तरफ से प्रेस कर रहा है मुझे बाहर की तरफ, ठीक है। आपकी खुद मुट्ठी में भी होता है, कभी आप कर लेना, अगर मुश्किल से आप 10 मिनट में मुट्ठी टाइट करके रखोगे तो लगेगा कि हाँ कोई रिलीज कर रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि आप इमेजिन करो कि सारे मटेरियल्स एक जगह पे सिंगुलैरिटी पे अगर होंगे, और फोर्स बिल्कुल उनके अंदर कंप्रेशन का लग रहा होगा, तो उनके बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जो उनको एक दूसरे से अलग होने के लिए कहता है, ठीक है। तो उस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से क्या हुआ था, ठीक, कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर, आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, ये फोर्स के वजह से क्या हुआ कि उस जो पूरे कंसोलिडेटेड था, एक जगह पे सारी मटेरियल्स थी, उसमें ब्लास्ट होता है, ठीक है। और ब्लास्ट होता है तो इतना रैपिड ब्लास्ट होता है
कि विद इन अ सेकेंड, ठीक है, इसका बहुत लंबा एक्सपेंशन होता है। अब लंबा एक्सपेंशन होता है तो इसके वजह से क्या होता है कि ये सारे मटेरियल्स जो भी उसमें कंसोलिडेटेड थे वो अलग अलग बिखर जाते हैं। उन्हीं में से कुछ स्टार्स फॉर्मेशन करते हैं, कुछ जो है प्लैनेट्स का फॉर्म लेंगे, कुछ सैटेलाइट्स बनेंगे, कुछ एस्टेरॉइड्स बनेंगे, ठीक है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट्स जो भी आपको दिखता है मार्स और जुपिटर के बीच में वो बनेंगे, कॉमेट्स बनेंगे। तो जितना भी आज यूनिवर्स में जो भी मटेरियल्स या मैटर्स हम देख पाते हैं वो हर चीज जो है वो इसी ब्लास्ट के वजह से बना, ठीक है। ये कब हुआ? 13.8 बिलियन साल पहले, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये हो गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, यूनिवर्स फैलने लगा, तो अभी भी बिग बैंग थ्योरी ने ये बात कही थी कि इनफैक्ट अभी भी जो है हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, ठीक। तो एक्सपेंड कर रहा है, इस चीज को पता लगाया गया। पता लगाने के लिए ही जो मैंने बोला था आपको कि एडविन हबल का जो थ्योरी है उसमें क्या है कि इन्होंने गैलेक्सीज के बीच की जो दूरी है वो पर ईयर के हिसाब से उन्होंने मेजर किया और उन्होंने ये बताया कि हाँ, गैलेक्सीज के बीच में आज भी जो है वो दूरियां बढ़ रही हैं, ठीक। इस चीज को अगर आपको समझना होगा या बिग बैंग थ्योरी को अगर आपको कभी समझना होगा तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक में भी आपकी लिखी हुई है। एक बैलून लीजिए, उस बैलून के अंदर 3-4 डॉट बनाइए, ठीक, और फिर उसको फूकिए, मुंह से फुलाइए। जब वो आप फूकोगे तो आप देखोगे क्या कि जैसे जैसे बैलून फूलता जाएगा जो डॉट्स जो नजदीक थे वो दूर चले जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स का भी फॉर्मेशन इसी तरीके से ऐसे हो रहा है और हम कंटिन्यूअसली जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक गैलेक्सी के दूसरी गैलेक्सी के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने बताया ही था, इवेंट क्या हुआ था कि पूरा 13.8 बिलियन साल के करीब में क्या हुआ था, एक सडन एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक। जैसे ही ये एक्सप्लोजन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपेंशन हो जाता है स्पेस का, ठीक है, स्पेस का। और इसी की वजह से जो गैलेक्सीज आज हम देखते हैं या स्टार्स देखते हैं या प्लैनेट्स देखते हैं, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन जो है इसी की वजह से हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद में जो है कुछ की टर्म के बारे में क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या है कि जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, इसी एक्सपेंशन का एक नाम है, क्या कहते हैं इसको, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये शायद हो सके एग्जाम में आपसे पूछ दे कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस किससे संबंधित है, तो आप बता देना कि बिग बैंग थ्योरी को ये प्रूव करता है। दो चीजें प्रूव करती हैं, क्या क्या, एक तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस एंड द सेकंड वन इज एडविन का जो है, एडविन हबल का जो थ्योरी है कि गैलेक्सीज के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं वो, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। अगला स्लाइड जो है हमारे पास में, अब इसमें हमको बेसिकली समझना क्या है, ये समझना हम कि एविडेंस कैसे मिलते हैं, क्या क्या सपोर्टिंग एविडेंस है बिग बैंग थ्योरी के, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि एडविन हबल का है और दूसरा जो है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस वो। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि हम लॉजिकल हैं, विदाउट लॉजिक हम कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं, तो लॉजिक अगर हम ढूंढते हैं तो एक आपको आता है क्या कि रेड शिफ्ट, ठीक, हबल्स लॉ। जो अभी मैंने बताया था हबल्स के बारे में, वो यही चीज था कि क्या है कि जो लाइट है ना गैलेक्सीज के बीच में, ठीक, उसको हम रेड शिफ्टेड कहते हैं, ठीक। तो वो रेड शिफ्टेड हो रहा है, क्या हो रहा है, अपीयर्स रेड शिफ्टेड, कि लाल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि गैलेक्सीज जो है ना ये मूव कर रही हैं एक दूसरे से, ठीक। तो ये जो है आपका रेड शिफ्टेड हबल का लॉ, इससे ये प्रूव करता है क्या कि गैलेक्सीज आपस में बढ़ रही हैं। तो सिर्फ ना गैलेक्सीज बढ़ रही हैं, गैलेक्सीज के ही अंदर जो है वो हमारा सन होता है, प्लैनेट होता है, सैटेलाइट होता है, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, वो सारी चीजें एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और बाकी प्लैनेट्स होते हैं। तो जब एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से बढ़ रहा है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से भी दूर जा रहा होगा, एक सोलर सिस्टम दूसरे सोलर सिस्टम से भी दूर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव जो है बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक, CMB कहते हैं इसको। तो जब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में देखते हैं, इसका डिस्कवर किसने किया था, पेंजियास एंड विल्सन ने 1965 में। तो इन्होंने भी क्या बताया था कि ये जो है ना
कुछ रेमिटेंट्स हैं हीट जो बच गया है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यही डिटेक्ट किया था कि जो रेमिनेंट हीट है जो बच गया था इनिशियल बिग बैंग थ्योरी के एक्सप्लोजन की वजह से, उसको डिटेक्ट करने से भी पता चल रहा है क्या कि हम जो है प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है अबंडेंस ऑफ लाइट, अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स का मतलब क्या है, लाइट एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगा, हम ठीक है अर्थ पे तो पृथ्वी पे हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा जो है अगर हम भूपर्पट्टी पे किसकी पाई जाती है, तो हम सीधा कह देते हैं ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन यही जब आप ब्रह्मांड में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, तो आपको क्या दिखता है कि वहां पे दो ही एलिमेंट सबसे ज्यादा दिखेंगे, एक तो H2 मतलब हाइड्रोजन, दूसरा है He हीलियम, ठीक। तो यही दो एलिमेंट की प्रमुखता है पूरे ब्रह्मांड में। तो जब हम इन लाइट एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि लाइट एलिमेंट्स जो हैं ये हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि इससे क्या रिलेशन है। तो मैं आपको समझा देता हूं, देखिए अगर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाई जा रही है यूनिवर्स में, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन कहने का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके हीलियम बना रहा होगा, और हीलियम बनाने की वजह से क्या हो रहा कि हीट एनर्जी निकल रही होगी। तो ये जो है ये कंडीशन क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी का, अगर मैं बात करूं कि H2+H2 ऐसे मिलके और ये हीलियम बना रहा है, तो ये हर एक प्लेनेट या हर एक यूनिवर्स का जो भी मैटर है वो शुरुआत में इनिशियल फेज में ये बिहेवियर शो करता है। जैसे कि अभी हमारा सन, सन क्या है, सन अभी हमारे यूथफुल स्टेज में है, मतलब उसके पास अभी हाइड्रोजन है, हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन बना रहा है। जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन जो है हमारा स्टार की लाइट जो है वो खत्म हो जाएगी, और फिर वो जो है डॉर्फ स्टार के रूप में वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि अगर लाइट एलिमेंट्स हैं इन्वायरमेंट में या यूनिवर्स में, तो मतलब क्या है कि अभी यूनिवर्स अपने यूथफुल स्टेज में है और वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। अगला स्लाइड जो है हमारे पास में, अब जब हमें ये पता चल गया कि ठीक है यूनिवर्स होता क्या है, तो हमने देखा कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस, वो हर एक चीज यूनिवर्स के अंडर में आता है। तो क्या क्या उसमें मैटर्स होंगे, स्पेस होगा, टाइम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो हमने देख लिया। दूसरा उसके बाद हमने क्या देखा कि चलो ठीक है यूनिवर्स ये चीज को कहते हैं, इसमें डार्क मैटर्स और डार्क एनर्जी सब कुछ होती है। तो फिर ये यूनिवर्स बना कैसे था, तो हमने वो देखा कि बनने के लिए बहुत सी हाइपोथेसिस थी, बट मैंने सबको स्किप किया है। जो सबसे लॉजिकल है वो थे हमारा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने बताया, उसके पीछे की क्या लॉजिक है वो भी हमने बता दिया। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता होगा, और वो सीधा दे देते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं। अब आपको पता है तो आप हिट करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है एक सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। कि सेलेस्टियल बॉडी किसको कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो भी चीजें आपको, जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, याद रखिएगा नेचुरल्स, अब ये नहीं कह सकते हैं कि नासा का एक सैटेलाइट हमने ऊपर भेजा है वो भी सेलेस्टियल बॉडी है, तो नहीं। जो भी नेचुरल सब आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं स्पेस में, मतलब हमारे स्पेस में जो जो भी आपको दिखता है, जैसे या तो सन दिख गया आपको, या मून दिख गया, मतलब कि सूरज दिख गया, चंद्रमा दिख गया, ग्रह दिख गए, प्लैनेट्स दिख गए, स्टार्स दिख गए, ठीक है, मेटेओराइट्स दिख गए, कॉमेट्स दिख गए। तो ये सारी चीजें जो आप देखते हो उन सभी को हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक, या सेलेशियल बॉडी। उसके बाद दूसरा आता है स्टार्स किसको कहते हैं, ठीक, तारा किसको कहते हैं। तो तारा हम कहते हैं जो भी हॉट गैसेस से बना हुआ बॉडी है, ठीक, जो कि अपना लाइट इमिट कर रहा हो, ठीक है, जो कि अपना प्रकाश जो है वो इमिट कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि मैंने बताया था कि लाइट इमिट करने के लिए क्या होता है, अपना हीट और लाइट होना चाहिए। अपना हीट और लाइट तभी होगा जब उनके पास में हाइड्रोजन और हीलियम होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा उनके पास में और हीलियम, तो फिर कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा,
एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो ना ही हीट जनरेट होगा और ना ही लाइट जनरेट होगा, ठीक है। तो स्टार के पास क्या है भैया, तो स्टार के पास में क्या होना चाहिए, एक तो गैस का गुब्बारा है, बॉडी है, ठीक, उसके पास अपना जो प्रकाश होना चाहिए और उसके पास अपनी ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं गैलेक्सीज के बारे में, ठीक। गैलेक्सीज क्या होता है, मतलब कि गैलेक्सी, ठीक। तो गैलेक्सी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये क्या होता है कि एक मैसिव सिस्टम है। मैसिव सिस्टम किसका, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसके अंदर क्या होगा, स्टार्स होंगे, मतलब तारा होगा, प्लैनेट्स होंगे, गैस होगा, डस्ट होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो होंगी वो क्या होंगी कि ये सब चीजें एक ग्रेविटी के अंडर में होंगी, मतलब कि इन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा होगा, ग्रेविटी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमारे सौरमंडल को देख लीजिए, सोलर सिस्टम को देखिए, तो आपको क्या दिखता है उसमें, उसमें आपको दिखता है कि सन के पास सबसे ज्यादा, ठीक है, ग्रेविटी है, जो कि बाकी सारे जो प्लैनेट हैं, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो मीटेओराइट्स है, जो कॉमेट्स है, उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। उन सबको जो है अपने फोर्स के तरफ से अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है उनको अपने पास रखता है और बिल्कुल बांध के रखता है। इसलिए जो है सूर्य की तरफ जो है वो बाकी सारी चीजें चक्कर लगाते रहती हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या होता है कि गैलेक्सी वही है लेकिन उसमें क्या है कि अभी हम अपने सौर मंडल का एक एग्जांपल लिए, ऐसी हमारी गैलेक्सी में जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें अरबों खरबों जो है वो आपको ऐसे सौर मंडल दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैसिव सिस्टम ऑफ स्टार होना ही चाहिए, गैस होना चाहिए और डस्ट होना चाहिए, और किस चीज से बाउंडेड होना चाहिए, ग्रेविटी से, तो उसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, ये आकाश गंगा, ठीक है ना, इस गैलेक्सी में ही हम जो रहते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक यूनिवर्स क्या होता है, तो यूनिवर्स के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि ये है टोटैलिटी है, मतलब संपूर्णता है सब चीजों की, ठीक। टोटैलिटी है किस चीज की, ऑल दीज सिस्टम्स कंबाइंड, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं इन सारे सिस्टम्स का कंबाइंड जो है वही संपूर्णता यूनिवर्स है। अब आता है कॉन्स्टिलेशन। ये आपने कभी कभी सुना होगा एग्जाम में कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन कुछ भी नहीं है, हम रात के समय में जब आराम से छत पे लेटे हो और मुझे सिर्फ चंदा मामा और तारा दिख रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि हम इमेजिन करते हैं कि कुछ तो डायग्राम बन रहा है, कुछ स्टार्स को आपस में मिलाने पे कुछ तो डायग्राम बन रहा है, वही डायग्राम जो है उनका अलग अलग नाम दिया गया है, उसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ओरियन हो गया, उर्सा मेजर हो गया, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है उसी को कहते हैं, इसमें ज्यादा बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी क्या है, तो क्लस्टर का मतलब होता है कि झुंड। तो क्लस्टर गैलेक्सी किस चीज का, तो गैलेक्सियों का अगर जब झुंड होगा तो उसको हम क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। और ये गैलेक्सी भी आपस में एक दूसरे से बंधी हुई है, किस चीज से, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण फोर्स है वो कौन सा है, या तो वो आप इसमें ग्रेविटी ही बताइएगा, क्योंकि ग्रेविटी ही पूरे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं बांध के रखा है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा रहा होता, हर एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से टकरा रहा होता, और कहीं ना कहीं ये जो यूनिवर्स ब्रह्मांड है उसको बिल्कुल नाश ही हो जाता, ठीक। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर 13.8 बिलियन साल पहले ये ब्लास्ट हुआ था और 13.8 बिलियन साल से अभी तक अगर हम चलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इन सब चीजों को फंक्शन करा रही है। अध्यात्म में आप जाइएगा तो इसको हम कहते हैं कि भगवान है। जो भी आपको समझना हो आप समझिए, बट ये सही बात है कि कुछ तो ऊर्जा है ऐसी जो इस चीज को रन करा रही है। अच्छा, अब इसके बाद में आते हैं कि गैलेक्सीज, गैलेक्सी और स्टार के बीच में क्या अंतर है वो हम देखेंगे, ठीक। गैलेक्सी और स्टार के बीच में क्या है, देखो गैलेक्सीज कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया था आपको, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक बहुत बड़ा कलेक्शन है किस चीज का, स्टार्स का, गैसेस का, डस्ट का और डार्क मैटर्स का, ठीक है। डार्क मैटर्स क्या है, वैसा एरिया जहां पे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होता है और इतने ज्यादा अमाउंट में होता है कि वहां से लाइट
जो प्रकाश होती है, तो प्रकाश ऊर्जा को भी बाहर नहीं निकलने देता है, वो बिल्कुल खींच के रखता है अपने पास में। तो जब ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किसी से टकरा करके, अगर मैं आपको देख पा रहा हूं, मतलब आप मुझे देख रहे हो, यहां से फिर लाइट टकरा के आपके पास आंखों पे जा रही है, तभी आप मुझे देख पा रहे हो। अगर ये चीज रोक दी जाए, बीच में कहीं हो जाए कि अगर जो है वो प्रकाश आया और हमारे पास में आके रुक जाए, आपके पास फिर ना जाए, तो आप ना देख पाओगे। तो वैसे ही जगह को क्या कहते हैं, डार्क मैटर्स कहते हैं, जो कि हमारे गैलेक्सीज में भी पाया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों का जो है कंपाइलेशन है, मतलब कि संपूर्णता है, किस क्या है, तो ये गैलेक्सीज कहते हैं। किस चीज की? स्टार, गैस, डस्ट और डार्क मैटर्स का। ठीक है, याद रख लेना ग्रेविटी से। हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक, तो हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का जो नाम है वो है आकाशगंगा। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी और हिंदी में आकाशगंगा है। इसके अलावा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में आप एक चीज जान लेना, ये इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे, कभी कभी अगर क्वेश्चंस पूछ देते हैं वन लाइनर, तो आप इस चीज को हिट कर देना। क्या है कि कैसा शेप है इसका? तो स्पाइरल है। स्पाइरल कहने का मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी स्प्रिंग देखा है बचपन में, जो ऐसे होता है, ऐसे 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 करके ये स्प्रिंग बना होता था, बिल्कुल वही है, इसी शेप का है हमारा आकाशगंगा। ठीक है, तो एक क्या है कि स्पाइरल शेप का है। ठीक, दूसरा क्या है, अगर डायमीटर, खैर डायमीटर नहीं पूछेगा, मैंने ये आपको बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए दिया था। ठीक है, 1 लाख जो है ना लाइट ईयर। अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर हम ब्रह्मांड में दूरी तय करते हैं तो किलोमीटर में नहीं करते हैं, माइल्स में नहीं करते हैं, लाइट ईयर में करते हैं। ठीक, कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की कितनी दूरी है, तो हम उसके लिए लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, 1 लाइट ईयर हम देखेंगे कि एक साल में जो हमारा लाइट है वो कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, वो 1 लाइट ईयर होता है। तो उस बिहार पे जो है हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी, कितना उसका डायमीटर है आप समझ लो, 1 लाख लाइट ईयर। मतलब 1 लाख साल में लाइट जितना ट्रेवल कर सकता है, उतना बड़ा डायमीटर है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है कि 100 बिलियन स्टार है, 100 बिलियन के करीब के इसमें जो है वो स्टार है, उसमें से सन एक है। ठीक है, तो आप समझ लो कि इसके अंदर कितने सारे और भी ऐसे सोलर सिस्टम, मतलब सौरमंडल मिलेंगे। और अगर हम कहते हैं कि हाँ एलियंस होंगे, तो एलियंस होते कुछ नहीं है, बस वही है कि अगर मैं पृथ्वी पे रहता हूं, अगर मार्स के रहने वाले को मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि एलियन है वो, या मरकरी पे रहने वाले को मैं बोलूंगा कि एलियन है। तो ऐसे अगर इतना बड़ा गैलेक्सी है, तो हम तो अभी सिर्फ अपने ही सौर मंडल में घूम रहे हैं। ठीक है, सोलर, अपने सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने सोलर सिस्टम होंगे जिसको हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। ठीक, तो ये है 100 बिलियन के स्टार्स है करीब में। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ये वन डे एग्जाम में काफी पूछेंगे। ये पूछते हैं क्या कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नजदीकतम, मतलब सबसे नजदीकी कौन सी गैलेक्सी पाई जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप याद रख लेना। ठीक है ना, नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारी आकाशगंगा से, मिल्की वे गैलेक्सी से काफी नजदीक पाई जाती है। ठीक, अब ये क्या है, अगर कभी पूछ दिया कि कितनी दूरी पे पाया जाता है, तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, मतलब हमसे कितनी दूर पे है ये, तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप बता, ये कर लेना, स्पाइरल शेप का है। और दूसरा ये कि नेक्स्ट गैलेक्सी, ये दो क्वेश्चंस में भी चांसेस हो के पूछ दिए जाए आपसे। अब आते हैं स्टार्स के बारे में। ठीक है ना, स्टार्स का मतलब क्या है? तारा। तो स्टार्स किसको कहते हैं? स्टार्स के बारे में आप समझ लो कि ये ऐसा सब्सटेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की बात करें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने खुद का लाइट हो उनका, ठीक है, और खुद की एनर्जी हो, लाइट इमिट करते हो और उनके पास खुद की एनर्जी हो, तो ही हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम स्टार कहते हैं। ठीक है, आप समझ लो क्या है कि सेल्फ ल्यूमिनस, खुद से जलने वाले, लाइट इमिट करने वाले। ठीक है, तो खुद से जलने वाले किस चीज से बने हुए? हॉट गैसेस से। ठीक,
गर्म जो है वो गैसों से बने हुए होने चाहिए। मुख्यतः उनमें हाइड्रोजन और हीलियम होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया था आपको। देखिए आगे यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो इन दो चीजों से बने होने चाहिए। और क्या करते हो, एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस एनर्जी कैसे, न्यूक्लियर फ्यूजन से। मैंने बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, कि जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये कंबाइंड होता है तो क्या होता है कि इससे फिर दोनों के कंबाइंड होने की वजह से हीलियम बनता है, ठीक है। और प्लस जो है ना, हीलियम बनता है प्लस न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये काफी मात्रा में रिलीज होती है। और यही जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप कह लो इनको, या फिर आप जितना भी हीट प्रोड्यूस हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में वो इन्हीं का देन है। अगर ये दो गैस ना हो तो शायद हीट प्रोडक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन पॉसिबल ना हो पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा क्या है, लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल, अब इनका भी तो, तारों का भी तो अपना एक लाइफ साइकिल होगा। अगर हर एक चीज की लाइफ है तो तारों का भी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनमें ना सबसे पहले इनका बर्थ होता है, ठीक। उसके बाद में रेड जाइंट बनते हैं ये, ठीक। पहले बर्थ होता है, उस समय काफी इल्यूमिनेट कर रहे होते हैं, काफी चमक रहे होते हैं, जैसे अभी सूरज चमक रहा है। फिर जब इनके अंदर एनर्जी कम होंगे, ये गैसेस धीरे धीरे जो है वो चेंज होंगे किसी दूसरे गैसेस में, तब क्या होगा कि ये रेड जाइंट बनेंगे, ठीक। रेड जाइंट बनने के बाद में क्या होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि ये व्हाइट डार्क हो जाएंगे। मतलब उसके बाद में अब बिल्कुल व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। या जिनको हम सुपर नोवा आप कहते हो वो बनेंगे, ठीक। या न्यूट्रॉन स्टार। और सबसे आखिरी में जो आएगा वो ब्लैक होल आएगा, ठीक। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी आता है कि क्रोनोलॉजी समझाइए मुझे स्टार का, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। कि बर्थ होता है जिसमें यंग एज में होते हैं वो, उसके बाद में फिर वो रेड जाइंट, रेड जाइंट से जो है व्हाइट डार्क में बनेंगे, या सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, धीरे धीरे ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसा कि बस उनके पास से एनर्जी खत्म वहां से, और वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल काफी प्रभावी हो जाएगी और लाइट को बिल्कुल वहां से इमिट करने ही नहीं देगी, ठीक है। तो उसको हम ब्लैक होल कहते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद में एक आप समझ लीजिए कि नेबुला क्या होता है। नेबुला आप कभी कभी सुनते होंगे, एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा आप तो आपको उसमें नेबुला दिखेगा, नेबुला हाइपोथेसिस। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो तो नेबुला होता नहीं है, क्या है, ये क्लाउड है। मतलब बादल है, किस चीज का, गैस का मिश्रण जो है उनका, और डस्ट का, ठीक है। तो गैस और डस्ट का मिलके जो बादल बनता है, जो कि धीरे धीरे जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में इकट्ठा होते हैं, और तब जाकर के हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण होता है। तो हमारी पृथ्वी जैसे मतलब ग्रहों के निर्माण से पहले जो प्रोसेस होता है, जो जिस स्टेज में होते हैं उसको ही हम कहते हैं नेबुला। कि ये अभी गैसेस फॉर्म में है, और गैस जो है किस, क्लाउड जो है किस चीज का है, गैस का और डस्ट का, ठीक है। और इसी को कहते हैं क्या, कि ये बर्थ प्लेस होता है स्टार का। जितना भी हम स्टार्स देखते हैं तो उनका स्टार्स का बर्थ प्लेस क्या होता है, नेबुला। तो अगर एग्जाम में कभी पूछ ही दे कि स्टार्स कहाँ निर्मित होते हैं, तो आप नेबुला कहीं दिखे सीधा नेबुला पे टिक करिएगा, नेबुला टिक करके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब आता है क्या कि कमेट्स क्या होता है। कमेट्स के बारे में भी आप समझ लो। कमेट्स क्या होता है, कुछ नहीं, ये बर्फीले ऐसे बॉडी होते हैं, बर्फ के बने होते हैं, ऐसे बर्फ के बने हुए बॉडी, जो क्या करते हैं कि ग्लो करते हैं, चमकते हैं, ठीक। क्योंकि इनमें कुछ गैसेस भी होंगे, तो बॉडी ऐसे जो ग्लो कर रहे होते हैं। और कहा, जब नियर सूरज के करीब जाते हैं तब ग्लो करते हैं, नहीं तो बाकी आपको नहीं दिखेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही सूरज के पास जाएंगे तो ये ग्लो करेंगे और ग्लो करेंगे, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके पीछे ऐसा लगता है कि टेल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जाता हुआ चमकता हुआ दिखते हैं हमें, इन्हीं को हम कमेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, उसमें एक सबसे फेमस है क्या, हेली कमेट, ठीक। तो हेली कमेट के बारे में आप देख लीजिएगा। तो कमेट्स वही चीजें होते हैं जो बर्फ के बने हुए बॉडी होती है, जो ग्लो करती है कब, जब सूरज के
नजदीक जाती है तब, सूरज से जब दूर चली जाएगी, निकल जाएगी, तो फिर हमें पता नहीं चलता है। फिर अगर घूमते हुए वापस गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वो आती है, तभी हम फिर देख पाएंगे उसको, ठीक। उसके बाद आता है क्या, एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होता है, ये चीज आप समझो। तो एस्टेरॉइड्स जो होता है, इसमें क्या है कि एक रॉकी फ्रेगमेंट है, ठीक। रॉकी फ्रेगमेंट कहने का मतलब क्या है कि अवशेष है चट्टानों का, ठीक है। तो किस चीज कहां पे पाया जाता है ये, तो मार्स और जुपिटर का जो जिस उनका जो पाथ होता है, जो मार्स का पाथ है और जो जुपिटर का पाथ है, उन दोनों के पाथ के बीच में ये लाई करता है, जो ये एरिया, इसी में जो है ये एस्टेरॉइड्स का जो है ये बेल्ट कहा जाता है, ठीक। और ये कुछ नहीं है, आप कह सकते हो कि अवशेष है। जैसे पृथ्वी बने और भी अलग अलग ग्रह बने, जैसे मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जब ये बन रहे थे, तो उस बनने के क्रम में गुरुत्वाकर्षण बल कहीं ना कहीं सूरज का तो लग ही रहा था इन प्लैनेट्स के ऊपर, और वो अपने आसपास में इनका मूवमेंट तो करवा रहा था, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन तो हो ही रहा था उनके बीच में। तो उसी क्रम में ऐसे डस्ट या ऐसे क्लाउड्स जो कि निकल गए वहां से, उस प्लैनेट के भाग से जो निकल गए और जाकर के इकट्ठा होने लगे और आगे चल के ठोस हुए, यही है वो एस्टेरॉइड्स, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेटर्स, ठीक है। तो मिटियोर किसको कहते हैं और मिटियोराइट्स क्या होता है, दोनों चीज बहुत कंफ्यूज करता है। आप एक चीज समझ लो, देखो मिटियोराइट्स कुछ नहीं होता है, स्मॉल रॉक का पार्टिकल्स है, कहीं भी स्पेस में घूम रहा होगा, छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स, ठीक है। अब मीटियोर क्या होता है, मीटियोर के बारे में आप समझिए, या शूटिंग स्टार भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक। तो मीटियोर या शूटिंग स्टार क्या होता है, जब मान लो कि मेटेओराइट, ठीक है। तो मेटेओराइट जो है छोटे स्टोन पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ है, तो रॉक के पार्टिकल्स स्पेस में है। जब वो इंटर करेंगे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो इंटर करेंगे, तो हमारे वायुमंडल में क्या है, हमारे वायुमंडल में भी तो गैसेस हैं, जब उनसे और डस्ट है, जब उनसे फ्रिक्शन होता है और इनके अंदर एक आग लगती है, मतलब वो जलने लगते हैं, तो ही हम उनको क्या कहते हैं, मेटियोर या जो है शूटिंग स्टार कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटेओराइट्स होते हैं जो क्या होता है कि इतने भारी होते हैं कि वो पूरे वायुमंडल में जल ही नहीं पाते हैं, बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं उनके। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी पृथ्वी पे आके और हिट करते हैं, मतलब गिरते हैं, और गिरते हैं तो वहां ब्लास्ट होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट कहते हैं, ठीक। मीटियोराइट कहते हैं, ठीक। और ये मीटियोराइट जो है, ये बस वही है कि मीटियोराइट्स जो कि पृथ्वी के सतह पे, तल पे आकर के गिर जाते हैं। और इनके वजह से आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इन्हीं के वजह से ना एक लेक बनता है, क्रेटर, ठीक है ना। तो क्रेटर लेक के बारे में आप पढ़ोगे, या क्रेटर में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं लैंड फॉर्म्स बताऊंगा तो उस समय मैं क्लियर करूंगा आपको कि इन्हीं के वजह से जब ये जब जाके वहां पे गिरते हैं तो काफी बड़ा गड्ढा करते हैं, और जब वो गड्ढा धीरे धीरे उसमें पानी भर जाता है, तो उसी को हम लोग क्रेटर लेक कह देते हैं। अगर पानी नहीं भरा तो जो है वो काफी गड्ढा रहता है। तो आपका बस एक काम है कि आप ढूंढ के बताइएगा मुझे कि पूरे वर्ल्ड का सबसे गहरा क्रेटर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप जरूर ढूंढिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, अब क्या है कि यूनिवर्स तो बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सी थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी के बाद में उसके सपोर्ट में बहुत सी बातें कही गई थी। इसी में क्या है कि कंटिन्यूअस एक्सपेंशन जो है, द यूनिवर्स जो है क्या है कि कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। हबल्स का लॉ यही बात कहता है कि गैलेक्सीज के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है एक्सपेंशन का, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये तो बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो है attributed to the dark energy and unknown form of energy, ठीक। अब इसमें हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये डार्क एनर्जी क्या होती है, ठीक। तो डार्क एनर्जी जो है, डार्क एनर्जी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है डार्क एनर्जी के बारे में अभी एग्जैक्टली कुछ भी कह पाना असंभव है। बस आप इतना ही समझिए कि डार्क एनर्जी वो एनर्जी है
जिसके कारण से लाइट भी इमिट नहीं हो पा रही है, वो पूरे यूनिवर्स में लगभग जो है 95% के एरिया को कवर किए हुए है। वहां इतना हाई एनर्जी पाई जाती है कि हम किसी भी तरीके की रीच भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट कि हमारे स्पेस क्राफ्ट भी जाएंगे तो कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो वो उस तरीके का जो भाग है यूनिवर्स का, उस वो बना इसीलिए बना ही है क्योंकि ये डार्क एनर्जी की वजह से बना है, ठीक है, और डार्क मैटर्स की वजह से बना हुआ है। उसका एक छोटा सा उदाहरण है ब्लैक होल। ब्लैक होल से आप ये समझ सकते हो कि वो ब्लैक होल इसी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर्स का एक छोटा सा भाग है। अब कितना आगे, अभी तक सिर्फ हम ब्लैक होल तक पहुंचे हैं, अब ब्लैक होल के आगे और कितने स्टेप हैं तब जाके हम डार्क एनर्जी समझ पाएंगे, ये अभी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि भगवान होते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी है तो भगवान होंगे ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही है डार्क मैटर्स। ये आपका होमवर्क है, आप देखना, मुझे बताना कि डार्क मैटर्स के बारे में आप थोड़ा ढूंढो, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ अगर भगवान को ढूंढना है तो। और जो वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते, तो उनके लिए भी है कि भैया आप डार्क मैटर्स ढूंढो, पढ़ लो एक बार कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, और डार्क एनर्जी क्या होता है ये भी ढूंढ लेना। जब ये दोनों पढ़ लोगे तो शायद भगवान है या भगवान नहीं है इसके बीच में को रिलेशन जरूर कर पाओगे। ठीक है, बाकी स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अभी एक बात बताओ, स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का मतलब कि हम पूरे ब्रह्मांड को ढूंढने चले हैं, स्पेस को ढूंढने चले हैं। उसमें क्या है, नासा है अमेरिका की, ये जाती है, ठीक। हमारे यहाँ की क्या है, इसरो है, ठीक। उसके अलावा आप मुझे कमेंट में करना चाइना का कौन सा स्पेस एजेंसी है, रशिया का कौन सा है, जापान का कौन सा है, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज मुझे बताना कि अभी कौन सा ऐसा एशियन कंट्री है, ठीक है, कौन सा एशियन कंट्री है जो मून पे मिशन भेजने को प्लान कर रहा है। याद रख लेना, हम पहुंच चुके हैं मून पे, चाइना भी पहुंच चुका है, हम दोनों के बाद और ऐसा कौन एशियन कंट्री है उसका कमेंट कर लेना और उसके बारे में देख लेना। इसके अलावा जब ये ढूंढोगे तो एक बार हमारा आप मंगल मिशन, चंद्रयान 3, ये देख लेना आप, ठीक है। और हमारे स्पेस स्टेशन की बात चल रही है कि भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, उसके बारे में भी आप देख लेना। यूनिवर्स से देखोगे तो ये रिलेट करके तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए ठीक है, बाकी आप जो है वीडियो शेयर कीजिए। कंक्लूजन एंड डिस्कशंस तो यही सारी चीजें हैं कि क्या क्या आज हमने सीखा था। तो सबसे पहले हमने जाना था यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, फिर हमने देखा था बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी देखा था। बिग बैंग थ्योरी देखने के बाद में इसके सपोर्ट में जो भी एविडेंस थे वो देखा था हमने। जब ये देख लिया था तो उसके बाद में फिर हमने देखा था क्या, कि जितनी भी स्पेस और जिसको आप कहते हैं हेवनली बॉडी, उनके बारे में जाना था, ठीक। जब ये सारी चीजें देख लिया था, स्पेस और हेवनली बॉडी, उसके बाद में फिर हमने समझा था कि गैलेक्सी और स्टार के बीच में क्या अंतर है, गैलेक्सी एंड स्टार के बीच में क्या अंतर है, ये देख लिया था हमने। ये सारी चीजें देखी थी। इसके अलावा फिर क्या देखा था हमने, ये देखा था डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है, ब्लैक होल क्या है, ठीक है, लाइट ईयर किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक। ये सारी चीजें आपको बता दी थी मैंने। फिर आपको बताया था नेबुला क्या होता है, ठीक।
तो इसी तरीके से हमने जो है लगभग आज के में यूनिवर्स से संबंधित जो भी है वो कर लिया है। इसका एक टॉपिक अभी और बचा हुआ है जब हम सोलर सिस्टम करेंगे, ठीक है, सौरमंडल, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, वीडियो शेयर करते रहिए और देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।